नमो नमः प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो डीओई के द्वारा, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा संस्कृत के अभ्यास प्रश्न पत्र आए हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें, उनका क्या तरीका हो, कैसे आपके नंबर जो हैं वो बिल्कुल पूरे आएँ, आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि संस्कृत में तो बड़े आराम से आप 95 प्लस नंबर ले सकते हैं। तो वो कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आपने पाठों को अच्छे से समझा, विषय को भी अच्छे से समझा, फिर भी आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो उसका एक कारण है बच्चों कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से वो प्रश्न करना कैसे है वो नहीं समझ पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को जानेंगे और उस पर भी आप जानते ही हैं कि पैटर्न हमारा थोड़ा सा बदला है। कोरोना के चलते थोड़ा सा पैटर्न हमारे उसमें बदलाव आया है। तो हमारा जो 40 अंक का पेपर है वो बहुविकल्पात्मक हो गया है। तो विकल्पों में से आप सही विकल्प को कैसे चुनें, उसके लिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और कुछ निर्देश, सामान्य निर्देश हैं, जैसे इस जो पेपर होता है उसमें 11 पेज होते हैं, तो उसे आप पेपर लेने के समय ज़रूर चेक कर लें। 19 प्रश्न रहते हैं, वो देख लें कोई प्रश्न आपके में मिस तो नहीं है, क्योंकि ऐसा संभावित है बच्चों कोई पेज उसमें छूट तो नहीं गया, आपके में पिनअप हो ही नहीं पाया है, तो ज़रूर चेक कर लें। और आपको प्रश्न का क्रमांक ज़रूर लिखना है उत्तर पुस्तिका में, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अब चेक करने वाले को कैसे पता लगेगा कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो अंक ज़रूर लिखें, क्रमांक ज़रूर लिखें। और आपको पढ़ने के लिए जो 15 मिनट दिए जाते हैं बच्चों, उसमें केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। उस टाइम पे आपको उत्तर पुस्तिका में, यानी कि आपके आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों। और यदि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लेके आने वाले हैं कि आप पेपर की तैयारी कैसे करें, कैसे उसे मज़ेदार बनाएं। साथ में एक और चीज़, आपको प्रश्न वाइज, यानी कि हर प्रश्न के ऊपर पर्याप्त मटेरियल मिल सके, आपकी उसकी प्रैक्टिस हो सके और एक एक प्रश्न पर आपकी समझ बने, आपकी पकड़ बने, उसके लिए जल्दी ही आपके पास वीडियोज़ आएंगी। और तो इसलिए आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में। पहले भाग की बात हम करने वाले हैं, अ भाग की, बहुविकल्पात्मक, जो कि 40 अंकों के लिए है। तो चलिए, अ भाग जो कि है 40 अंकों के लिए और इसमें रहेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानाम संधि पदम संधिच्छेद पदम वा चिनुत। यानी कि अधोलिखित जो रेखांकित शब्द हैं, हमारा यहाँ पर जो विशेष रूप से केंद्र रहेगा वो रहेंगे ये जो डार्क शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमें या तो संधि पद, यानी कि या तो इन्हें जोड़कर लिखना है, या संधि छेद पदम वा, या संधि विच्छेद अलग किए हुए शब्दों को हमें चुनना है। और यहाँ पर हमें संधि करनी भी नहीं है, चुनना है, तो उसके लिए फिर भी हमें संधि आनी ज़रूरी है। और इसमें एक और जो मुख्य बात है, ये जो व्याकरण हमारे पास है बच्चों, यह अनुप्रयुक्त व्याकरण है। और अनुप्रयुक्त का व्याकरण मैं आशा करती हूँ कि आप समझते ही होंगे, अर्थात आपके पाठों में से ही जो व्याकरण आनी है, आपके पाठ में जो उदाहरण प्रयोग किए गए हैं वही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसमें भी केवल 4 ही प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न में केवल प्रश्न चतुष्टयम, आपको 4 प्रश्न करने हैं। आपको जो 4 प्रश्न अच्छे से आते हैं उन्हें ही आप पहले करें। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। पहला है यहाँ पर, महानगर मध्ये चलदनिशम काला यस चक्रम। और इसमें हमें संधि विच्छेद करना है चलदनिशम का। तो चलदनिशम, इसका संधि विच्छेद देखिए बच्चों, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आपको सीधे सीधे आप इसका संधि विच्छेद बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उस विकल्प को चुन लेते हैं। और एक और थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है कि आप बाकी के विकल्पों को भी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे चुनने में कोई गलती हो रही हो। जैसे उदाहरण के लिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, चल अनिशम। तो यहाँ तो द जो है वो है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये विकल्प गलत है। चलत अनिशम, ये विकल्प बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि द जो है वो त के रूप में बदल गया है और वो भी आधा है, और द का जो अ है वो सामने हमें दिखाई ही दे रहा है। एक विकल्प है चलद अनिशम। अब कुछ बच्चे इस विकल्प को भी सही चुनेंगे, लेकिन बच्चों ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि द में भी अ है और सामने भी अ है, और एक जैसे स्वर आमने सामने हो तो बड़ा आदेश हो जाता है, तो यहाँ तो चलदानिशम बन जाता। तो यानी कि इसका उत्तर, सही उत्तर जो है वो है चलत अनिशम, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला हम देख लेते हैं। अगला है उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है उदीरितोऽर्थः का। तो यहाँ देखिए पहला विकल्प दिया है उदीर जमा अर्थः, यहाँ तो शब्द ही पूरा नहीं हुआ, तो देखिए सीधे सीधे क्रॉस, यानी कि ये तो नहीं है। उदईरितः, यहाँ पर भी आपका शब्द ही पूरा नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों कितना, ये तो और आसान हो गया है आपके लिए छांटना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, दोनों ही विकल्प गलत हैं। अब यहाँ आती हैं उदीरितः अर्थः। आप बड़े आसानी से इस विकल्प को छांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द जो है उदीरितः अर्थः, ये जो निशान जिसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं वो अ के रूप में बदल गया है और बन गया है उदीरितः जमा अर्थः। तो ये हो गया है। और उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर देखिए विसर्गों को ओ हुआ था और ओ को वापस अवग्रह चिन्ह के रूप में परिणति उसकी हो गई है। आगे देखते हैं। अगला है अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इसे अब हमें जोड़ कर लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, विकल्प छांट लेते हैं। पहला विकल्प है योजकस्तत्र, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि सामने त है, सामने स या तवर्ग में से कोई भी हो तो विसर्गों को स हो जाता है और यहाँ स ही हुआ है। तो बच्चों योजकस्तत्र सही विकल्प है। फिर भी हम अगले विकल्पों को देख लेते हैं। योजकस्तत्र, ये तो देखिए आपको बोलने में ही अजीब लग रहा होगा, है ना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि श तो तभी होगा अगर सामने श और च वर्ग हो, तो सामने तो त है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। ये तो है ही नहीं, यहाँ विसर्ग के लोप की तो कोई स्थिति ही नहीं बनती है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद है कह जमा चित। अब यहाँ पर है कृषकः आसीत्, कह चित कृषकः आसीत्। अभी अभी मैंने कहा था कि सामने विसर्गों से च आ जाए तो क्या हो जाता है विसर्गों को श, तो कश्चित ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विसर्गों को कभी भी पूरा स नहीं होता है। कचित विसर्गों का लोप ऐसे तो नहीं होता है, उसके लिए तो कुछ विशेष स्थितियाँ रहती हैं। बच्चों संधि के लिए विशेष वीडियो बनाई गई है, स्वर संधि और व्यंजन संधि के लिए, अगर आपको वहाँ कहीं संशय है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है 10वीं कक्षा की, उसे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको संधि की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा कश्चित, क्योंकि सामने च होने के कारण विसर्गों को हो गया श। कुसुमावली समीर चारिता स्यान्मे वरणीय। अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्यान्मे को आपको अलग करना है। स्यात में बिल्कुल सही, त को हो जाता है न, सामने म होने के कारण ही तो त को न हुआ था, तो स्यात में ये अलग हो गया। स्यान में नहीं, ये तो यहाँ तो कुछ बदलाव हमने किया ही नहीं है, सीधे सीधे उसे शब्दों को अलग कर दिया है, उसमें भी स्यान तो कोई शब्द ही नहीं है, स्यात शब्द होता है। सयाद, अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे वाले में तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, संधि जहाँ है वहीं तो परिवर्तन आएगा, तो ये स को तो हम छेड़ते ही नहीं हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है ये। आगे चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। यानी कि नीचे दिए गए जो रेखांकित पद हैं उनका समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो तत्र राजसिंह नाम राज्ञः पुत्रः वसति स्म। अब देखिए यहाँ पर राज्ञः पुत्रः का आपको समास करना है, और इसमें भी केवल प्रश्न चतुष्टयम, यानी कि आपको 4 ही प्रश्न करने हैं। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आप वहाँ कर रहे हैं उसकी संख्या ज़रूर लिख दीजिएगा और बिल्कुल ध्यानपूर्वक सही संख्या लिखिएगा, वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है, अंक न मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर है राज्ञः पुत्रः। बच्चों हम समस्त पद जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम बीच से विभक्ति को हटा देते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, राजन शब्द का राज ले लिया, पुत्र का पुत्र लिया और विभक्ति ले ली अंत से पुत्रः, तो बन जाता है राजपुत्रः। एक तो तरीका है ये कि सीधे सीधे आपने समास कर दिया। दूसरा, चलिए छांट कर भी देख लेते हैं, राजा पुत्र, ये तो सही नहीं है, ये तो क्योंकि विभक्ति हटाकर जोड़ा ही नहीं गया है, राजपुत्र यहाँ तो जोड़ दिया गया, ये सही उत्तर प्रतीत होता है। फिर भी तीसरे को देख लेते हैं, राजस्य पुत्र, राजस्य तो शब्द ही नहीं है, राज्ञः होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा सही उत्तर है ख।
सर्वेषां महत्वं विद्यते समयम् अनतिक्रम्य, सभी का महत्व है समय के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर समयम अनतिक्रम्य आपने अव्ययी भाव समास में पढ़ा है कि अनतिक्रम्य जब भी आता है तो अनतिक्रम्य बदल जाता है यथा के रूप में, और वो भी आगे आ जाता है तो बन जाता है यथा समयम। तो ये आपका सही विकल्प है। समयानितिक्राम कारमय, ये तो कुछ है ही नहीं। उपसमयम, उप तो समीप के अर्थ में आता है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो अनतिक्रम्य के लिए आया यथा। वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् हमेव योग्यः वनराज पदाय। वानर गर्व के साथ बोलता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। सगर्वम यानी कि गर्वेण सहितम। अब गर्वेण सहितम गर्व के साथ, सह के योग में तो हमेशा तृतीया आती है, तो गर्व सहितम यहाँ तो विभक्ति ही नहीं लगाई है, ये तो गलत है। स का सहितम तो ठीक है, लेकिन गर्व में विभक्ति तो नहीं लगाई है। गर्वेण सहितम बिल्कुल सही, गर्व के साथ। गर्विताम यहाँ तो कोई बात बनी ही नहीं, तो ये तो गलत है। एक विकल्प तो ज़्यादातर आपका बिल्कुल गलत, जो अलग से निकल ही जाता है। दो में थोड़ा सा आपको चूज करना होता है। वाष्पयानानां माला, अब वाष्पयानानां माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। यहाँ पर वाष्पयानानां माला को आपको जोड़ कर लिखना है, और जोड़ने का वही तरीका, आपको विभक्ति हटानी है बीच में से और मूल शब्दों को लेना है और विभक्ति अंत से लगाएंगे। तो मतलब वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, तो ये तो एक ही विकल्प है। वाष्पयानम और वाष्पयान है तो किसी भी कीमत पर बन ही नहीं सकता, माला शब्द को यूं तो गायब किया ही नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर है वाष्पयान माला। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। अब यहाँ पर पिक काकयोः को आपको इसका विग्रह करना है, समास विग्रह। अब देखिए पिकस्य च काकस्य च, बिल्कुल यहाँ पर षष्ठी विभक्ति थी तो षष्ठी विभक्ति में ही हम च लगाकर अलग करेंगे। तो पिकस्य च काकस्य च, पिकम काकम च, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो द्वितीय विभक्ति है ही नहीं, और पिक काक ये तो कोई बात ही नहीं बनी, इस तरीके से तो कोई विग्रह होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा पिकस्य च काकस्य च। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। अब बच्चों यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है, इसमें जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय यानी कि प्रकृति धातु या शब्द और उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ा है उसे या तो संयोज्य जोड़कर लिखना है या विभज्य या अलग करके लिखना है। तो ये भी केवलम प्रश्न चतुष्टयम, आपको केवल 4 ही प्रश्न करने हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह है वाक्पटुः धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः। अब यहाँ पर इसमें धैर्यवान शब्द में हमें बताना है कि शब्द या धातु दोनों में से क्या है और कौन सा प्रत्यय है। तो पहला है धैर्य जमा मतुप, तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय है। क्या है मतुप प्रत्यय? बिल्कुल है, क्योंकि मान और वान जहाँ बनता है वहाँ मतुप प्रत्यय होता है। तो अब आप कहेंगे कि वान तो गतवान यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो तवतु प्रत्यय होता है। तो क्या ये तवतु प्रत्यय तो नहीं है? तो बच्चों देखिए, जब एक जैसे दो थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते प्रत्यय आते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे मतु प्रत्यय एक तो शब्द के साथ लगता है, धातु के साथ नहीं। धैर्य शब्द है, धातु यानी कि क्रिया तो नहीं है ना। तो धैर्य वाला इस अर्थ में जो प्रत्यय आएगा वह मतुप होगा, और मतुप में मान और वान लगेंगे, जबकि तवतु में तवान और तवती लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तो है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। धीर मत, ये भी बिल्कुल भी नहीं, धीर तो शब्द ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। तो ये विकल्प हमारा सही है। छात्रा लेखम लिखती, छात्रा लेख लिखती है। और अब देखिए बच्चों, छात्रा आ रहा है अंत में, तो छात्र गीप हो ही नहीं सकता, छात्री थोड़ा ही है। छात्रत्व, त्व भी प्रत्यय अंत में नहीं है। त्व देखिए, गीप का ई बचता है, ई अंत में नहीं है। त्व का त्व बचता है, त्व भी अंत में नहीं है। छात्र टाप, टाप का बचता है आ और अंत में आ है, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका उत्तर। जम्बुकः स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्त टाप तत्र गम्यताम। देखिए धूर्त टाप, धूर्त में टाप लगाना है, और टाप और गीप लगाना तो सबसे आसान है, क्योंकि टाप का बचता है आ और गीप का बचता है ई।
तो यहाँ टाप का बचा आ, तो क्या बनना चाहिए? धूर्त में बस आ जोड़ दो, धूर्ता। देखिए धूर्त नहीं बनेगा, धूर्तत्व नहीं बनेगा, बनेगा धूर्ता। राजसिंहस्य भार्या बुद्धिमतुप आसीत। राजसिंह की भार्या बुद्धिमत। अब देखिए मतुप प्रत्यय फिर से आ गया है, तो आप कहेंगे बुद्धिमान होगा। एक बार विकल्पों को देख लेते हैं और थोड़ा सा वाक्य को भी समझ लेते हैं। बुद्धिमती, बुद्धिमत, बुद्धिमान, ये तो तीनों ही विकल्प जो हैं वो मतु प्रत्यय के हैं। बुद्धिमती भी, बुद्धिमत भी, बुद्धिमान भी। तो इन तीनों में से आप कैसे छांटेंगे? राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती थी, है ना? पत्नी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा, बुद्धिमती। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ज्ञानस्य महत्त्व सर्वे जानन्ति। ज्ञान का महत्व सब जानते हैं, तो महत्त्व देखिए आधा तो ये आधा तो ये, तो जुड़ेंगे तो आधा आधा डबल हो जाएगा। महत्वम, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता क्योंकि त्व गायब तो होता ही नहीं है। और महत्व, अब कुछ बच्चों को यहाँ संशय हो सकता है क्योंकि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया होगा कि त्व महत्व में डबल त आधा है, आधे डबल त हैं, यानी कि दो आधे त हैं। तो ये महत्व, ये इसका होगा सही उत्तर। वाच्यस्य नियमानुगुणम, वाच्य के नियम के अनुसार आपको यहाँ पर उचित विकल्प को चुनना है। केवल प्रश्नत्रयम, केवल 3 ही प्रश्न करने हैं, हम तो सभी करेंगे। जबकि आदर्श, आदर्श कहता है अखिल डैश किम करोषि। आदर्श कहता है अरे तुम, मतलब करोषि आ गया है बच्चों, देखो यहाँ पर। और करोषि तुम प्रत्यय, देखिए धातु रूप हमने किए थे, हमने अनुवाद की जब पहली कक्षा ली थी तो आपको याद होगा, तो मैंने बताया था वहाँ पर कि अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम, ये 6 शब्द अगर आए तो नीचे वाली 2 लाइनों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और नीचे वाली 2 लाइनें आ जाएं, यानी कि जैसे यहाँ पर सी आ गया है ना, तो सी आते ही बीच वाली लाइन है सी, तो कैसे? तीतः अंति सीथः थ, तो सी दूसरी लाइन है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? दूसरे नंबर पर होता है त्वम, युवाम, यूयम। तो क्योंकि सी है, एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे त्वम। तो त्वम किम करोषि, अखिल त्वम किम करोषि। अब यहाँ अखिल कहता है मया लेखः। अब अखिल कहता है कि मेरे द्वारा लेख। अब आप कहोगे मया आ गया है, लेकिन वहाँ पर केवल 6 ही शब्दों को देखना है बच्चों। देखिए यहाँ पर अहम, आवाम, वयम में से कोई शब्द नहीं है, त्वम, युवाम, यूयम में से कोई शब्द नहीं है, उसके अलावा कोई और है। तो मेरे द्वारा लेख, अब लेख एक ही है, लिख्यते, लिखामी या लिखति। जब कर्मवाच्य में वाक्य हम बनाते हैं तो क्रिया बनती है लिख्यते, पठ्यते। तो लिखामी तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये मया है, अहम नहीं है, अहम के साथ लिखामी आता है। लिखति भी नहीं आएगा क्योंकि ये कर्मवाच्य है, तो इसका उत्तर होगा लिख्यते। आदर्शः शोभनम त्वं सुंदरम डैश लिखसि। बहुत बढ़िया, तुम सुंदर क्या लिख रहे हो? लेखः लिखसि, लेखम लिखसि, लेख लिखसि। देखिए बच्चों, हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है और इसलिए यहाँ आएगा त्वं सुंदरम लेखम लिखसि, और उसका आपको विशेष्य विशेषण से भी ज्ञान हो जाएगा। तो त्वं सुंदरम लेखम लिखसि। अधुना डैश संस्कृतस्य अभ्यासः क्रियते। अब मेरे द्वारा संस्कृत का अभ्यास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्रियते से आपको पता लग गया ना, तो अहम आएगा, न त्वम आएगा, यहाँ आएगा मया, क्योंकि अहम के लिए लास्ट वाली लाइन और त्वम के लिए दूसरी लाइन। तो यहाँ आ जाएगा मया, उत्तर हो जाएगा आपका तैयार। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। अब इनमें से आपको कालबोधक शब्द चुनना है। अब प्रदत्त विकल्प कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पहला ही है दिनेशः प्रातः षड्, यहाँ मतलब 6 बजे योगाभ्यासम करोति, योग का अभ्यास करता है। अब देखिए पूरे 6 बजे नहीं है, तो षड् हम प्रयोग करते हैं। और वादने, षड्वादने, बिल्कुल सही 6 बजे। सपाद षड्वादने, सपाद तो नहीं होता, सपाद मतलब सवा, 6:15 बजे तो नहीं है। सार्ध षड्वादने, 6:30 बजे भी नहीं है, क्योंकि सार्ध का मतलब होता है आधा, है ना। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा षड्वादने। सह प्रातः 6:45 पर अल्पाहारम करोति, स्वीकरोति, वह
6:45 अल्पाहार करता है। अब मैंने 6:45 कहा है तो अब ध्यान से सुनिएगा। सपाद सप्तवादनी, सपाद, सपाद मतलब सवा, सप्त सात, 7:15 क्या ये उत्तर है? पादोन षड्वादने 6:45 क्या ये उत्तर है? या पादोन सप्तवादने 6:45 या ये उत्तर है? तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा पादोन सप्तवादने। कुछ बच्चे इसे पादोन षड्वादने लगा देंगे तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, ये गलत है, ये सही उत्तर है। सह प्रातः, वह सुबह 8:30 विज्ञानम पठति, विज्ञान पढ़ता है। अब देखिए 8:30 को हम संस्कृत में कहते हैं सार्ध, 8 को कहते हैं अष्ट, तो छांटो सही उत्तर। सार्थ अष्टवादने बिल्कुल सही, या सपाद अष्टवादने 8:15 नहीं, पादोन अष्टवादने 7:45 बिल्कुल भी नहीं, इसका सही उत्तर है सार्थ अष्टवादने। सह प्रातः 9:15 हिंदी भाषा में पढ़ती, वह सुबह 9:15 हिंदी भाषा पढ़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए सवा, सवा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सपाद। नववादने 9 बजे नहीं, सार्ध नववादने 9:30 नहीं, सपाद यानी कि 9:15 सपाद नववादने बिल्कुल सही है, हो जाएगा आपका उत्तर। सह 10, अब वो 10 बजे है ना, तो 10:15 गणितम पठती, वह 10 बजे गणित पढ़ता है। तो यहाँ पर 10:15 सपाद 10:15 सार्ध 10:15 आप बिल्कुल पहुँच ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पूरे 10 बजे हैं तो 10:15। बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। वाक्यानुगुणम उचिताव्यय पदम चुनुत। अब वाक्य के अनुसार आपको उचित अव्यय चुनना है, अव्यय जिसका रूप बदलता नहीं है। नव्यय, नव्ययेति यानी कि जिसका कोई व्यय नहीं होता वही अव्यय है। शनिवासरः अस्ति, अब देखिए इन्होंने कहा है शनिवार है, तो मतलब न तो ये बीते हुए कल की बात है न आने वाले कल की बात है, ये तो आज की बात है। तो श्वः यानी कि आने वाला कल, ह्यः यानी कि बीता हुआ कल, और अद्य यानी कि आज, तो अद्य शनिवासरः अस्ति, ये आ जाएगा इसका उत्तर। अहम डैश गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। अब जाऊंगा, अब ये न तो श्वः क्या आने वाले कल की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल आने वाले कल की बात हो रही है। तो अहम श्वः गृहम गमिष्यामि, मैं कल, ये बीता हुआ कल, मैं कल तो गया था, तो इसके लिए तो भूतकाल का प्रयोग होगा, यहाँ तो ये नहीं आएगा, ना ही आएगा अद्य। तो यहाँ आएगा अहम श्वः गृहम गमिष्यामि। श से आपको पता लग जाएगा कि भविष्य की बात हो रही है। दुर्वहम डैश जीवनम जातम, ये तो आप पाठ में ही पढ़ चुके हैं। दुर्वहम यानी कि बड़ा ही कठिन, अत्र जीवनम जातम, यहाँ जीवन हो गया है। प्रकृति ही डैश शरणम, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति एव शरणम, या प्रकृति वृथा शरणम, प्रकृति बेकार की शरण है, या प्रकृति कहाँ शरण है? तो पाठ में आया था प्रकृति एव शरणम, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, नीचे दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वह अशुद्ध है। शुद्ध पदम अब आपको चुनना है, शुद्ध पद केवलम प्रश्नत्रयम, यानी कि 3 प्रश्न करने हैं। त्वम पाठम पठति, बच्चों त्वम के साथ और ती हो ही नहीं सकता, त्वम के साथ तो क्या आएगा? बिल्कुल सही सी, तो पठंती नहीं, पठसी बिल्कुल सही, ये इसका उत्तर है। त्वम पाठम पठसी। सह मधुरः फलम खादति, और फलम है और मधुरः कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। देखिए अब यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य आपसे करवाया जाएगा उसमें क्या पूछा जाएगा? या तो कर्ता और क्रिया के बारे में पूछा जाएगा, मतलब कर्ता गलत दिया होगा, क्रिया गलत दी होगी, इन दोनों में से एक गलत हो सकता है, आपको सही चुनना है। या फिर विशेष्य विशेषण में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसे देखना है। ज़्यादातर यही 2 चीज़ें अगर आप पहचान लेते हैं तो आप सही जाएंगे। तो यहाँ पर मधुरः है और फलम है, फलम के साथ क्या आना चाहिए? मधुराः नहीं, मधुरम बिल्कुल सही, मधुरम फलम खादति, मधुराणी भी नहीं, क्योंकि फलानी होता तो हम मधुराणी लगाते, तो मधुरम हो जाएगा इसका सही उत्तर। सह पाठम पठ, अब सह और पठ गलत, क्योंकि पठ तो लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है और सह तो मध्यम पुरुष नहीं है, ये तो प्रथम पुरुष है। तो सह पाठम पठतु, पठतु पढ़े, वह पाठ पढ़े, तुम पाठ पढ़ो नहीं,
पठ तो मतलब होता है पढ़ो। तो आगे देख लेते हैं। तौ उपवने क्रीडावह। अब तौ है और क्रीडावह, क्रीडावह तो ये तो लास्ट वाली लाइन हो गई। तो वे दोनों उपवन में खेलते हैं। तो सह तौ ते, तो क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। तो यहाँ पर क्रीडतः क्योंकि दो हैं तो क्रीडसी नहीं, त्वम के साथ आता है, क्रीडामः वयम के साथ आता है, और क्रीडतः ये आता है तौ के साथ। तो तौ उपवने क्रीडतः ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बच्चों पठितावबोधन हम कर लेते हैं, यानी कि जो आपके पाठ हैं उसमें से ही ये आपसे प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नवाचकम पदम चिन्ह, तो प्रश्नवाचक पद चुनना है। और जैसा उत्तर, जिस विभक्ति में उत्तर उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा। तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज़ हृदय को प्रसन्न करती है। तो बच्चों यहाँ पर पक्षिणाम का प्रश्न बनाना है। जब भी नाम में प्रश्न आए, अगर पुल्लिंग है तो बनेगा केशाम, और अगर है महिला नाम तो ये तो स्त्रीलिंग है तो बनेगा कासाम। लेकिन यहाँ तो पुल्लिंग है तो बनेगा केशाम। ये हो जाएगा आपका उत्तर। कुत्र तो स्थान के लिए आता है, केन तृतीया में आता है, यहाँ पक्षिणा नहीं है, पक्षिणाम है, नाम के लिए केशाम। अगला है त्वम मानुषात बिभेषी। त्वम यानी कि तुम, मानुषात मनुष्य से, बिभेषी डरते हो। अब मानुषात जो विभक्ति इस शब्द में है वही विभक्ति प्रश्न में आएगी। अब तो फिर आप कहोगे कात, लेकिन कात तो कुछ बनता ही नहीं है, पंचमी में बनता है कस्मात। ये बन जाएगा आपका उत्तर। कया तो नहीं बनेगा क्योंकि मानुषया तो नहीं है ना, यहाँ पर मानुषेन मानुषया कुछ ऐसा तो नहीं है, तो कस्मात इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः यानी कि सुर के, इंद्रलोक के देवता ने, स्वर्ग के देवता ने, यानी कि इंद्र, सुराधिपः जो है वो देवताओं के राजा यानी कि इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। तो सुराधिपः सीधे सीधे पुल्लिंग का एक वचन का प्रश्न है, तो आपका प्रश्न बनेगा कह। का तो स्त्रीलिंग के लिए आता है, कस्य किसके, किसके नहीं किसने पूछा, तो ने के लिए तो कर्ता ने, कह। ये हो जाएगा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया या चला गया। तो पुत्रम बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न बनना चाहिए। अम तो प्रश्न बनता ही नहीं है। कम बिल्कुल सही। केन नहीं होगा क्योंकि पुत्रेण थोड़ा ही है, तो कम हो जाएगा। सह भार वेदनया क्रंदति स्म। वह भार वेदना से क्रंदन कर रहा था। भार वेदनया, कस्याह नहीं, कस्याह तो पंचमी षष्ठी में बनता है। भार वेदनया, केन बिल्कुल भी नहीं, भार वेदना तो स्त्रीलिंग है, केन पुल्लिंग है। कया, भार वेदनया कया, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्वार्थ का निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों तत्वार्थस्य तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न जा रहा है। कस्याः बिल्कुल नहीं, कस्य, तत्वार्थस्य कस्य, ये हो जाएगा इसका उत्तर। कस्मात भी नहीं बनेगा, तत्वार्थात थोड़ा ही है, कस्य बन जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और प्रसंग के अनुसार आपको उनका उचित अर्थ चुनना है, उनका पर्यायवाची चुनना है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। ये तो पंक्तियाँ आपने पाठ में पढ़ी हैं। यदि आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो ये आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। तो देखिए अनृतम, यहाँ अनृतम का मतलब क्या है, सच नहीं, तो सच तो नहीं है। झूठ बिल्कुल सही, यहाँ अनृतम का मतलब है झूठ, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। वृक्ष भी नहीं है इसका उत्तर, इसका उत्तर है असत्यम। सह वित्तम उपार्जितवान, उसने वित्त का उपार्जन किया। अब इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगी, पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। उसने ज्ञान का उपार्जन किया, उसने वाहन का उपार्जन किया, मतलब उसने क्या इकट्ठा किया, ज्ञान इकट्ठा किया, वाहन इकट्ठे किए या धन इकट्ठा किया। तो आप कहेंगे ज्ञान भी इकट्ठा कर सकता है,
लेकिन बच्चों यहाँ पर वित्त मतलब होता है धन। वित्त का अर्थ हो क्या होता है? धन। तो इसका अर्थ हो जाएगा धन, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि। अवक्रता, अवक्रता जैसी चित्त में है वैसे ही यदि वाणी में भी हो। तो यहाँ देखिए अवक्रता, वक्र का क्या मतलब होता है? टेढ़ा, और अवक्र यानी कि सीधा। तो क्या सरलता या कठिनता या ज्ञान? आपको क्या लगता है क्या सही उत्तर होना चाहिए? जब वक्र टेढ़ा होता है तो अवक्र तो सीधा हुआ, तो ये तो नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। इसका सही उत्तर है सरलता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। कोयल वसंत के गुण को जानती है, डैश नहीं, वायस नहीं। तो यहाँ वायस का क्या अर्थ है? शुकः क्या तोता अर्थ है? काकः या कौवा अर्थ है? या गजः या हाथी अर्थ है? तो वायस का अर्थ है काकः। कृषिवलः क्रुद्धः भवत्। कृषिवलः यानी कि किसान, मैंने पहले ही बोल दिया, तो किसान क्रोध हो गया। तो यहाँ पर क्या इसका सही अर्थ क्या है? वृषभ यानी कि बैल है, कृषकः किसान है, या इंद्र इंद्र है। तो ये तो आप अर्थ जान ही गए हैं, कृषिवलः अर्थात कृषकः। तो ये हमने बच्चों प्रसंग के अनुसार अर्थ चुने, और यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप बड़े आराम से इन विकल्पों को छांट सकेंगे। भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। भाषिक कार्य से संबद्ध प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों से चुनिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको 6 ही प्रश्न करने हैं यहाँ पर, और उसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। भाषिक कार्य जो आपके पास पहले जो है वो पहरे में से जो प्रश्न पूछे जाते थे ना, एक पहरा दिया जाता था, वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, और उसमें जो आपका तीसरा प्रश्न होता था यथा निर्देशम, ये वही वाला प्रश्न यहाँ पर इकट्ठा आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। इसे छांटने तो हमारे लिए ऑप्शन और आसान रहेगा, छांटे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में हमें बताना है कि क्रियापद क्या है। तो शतशकटी यान सैकड़ों गाड़ियों की जो धुआं है वो काला मलिन धुआं जो है वो छोड़ रहा है। तो शतशकटी यानी कि ट्रेन जो है या गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, तो छोड़ रही हैं ये होनी चाहिए क्रिया। तो मुंचती हमारी क्रिया है। कज्जल मलिनम काजल के समान काला, ये तो कोई क्रिया नहीं है। धूमम धुआं भी क्रिया नहीं है, क्रिया है मुंचती। ये हो गया उत्तर। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम। इस वाक्य में विशेषण क्या है? अब बच्चों यहाँ पर आपको बताना है विशेषण। अब देखिए सिंह, सिंह की तो विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो विशेषण नहीं है, तो ये कैंसल। धावती दौड़ता है, ये तो क्रिया है, ये भी विशेषण नहीं है। और क्रुद्ध यानी कि क्रोधित, ये बिल्कुल ये विशेषता बता रहा है शेर की, तो क्रुद्ध हो जाएगा विशेषण। ये इसका सही उत्तर। संपत्तौ च विभक्तौ च महतामेकरूपता। अस्मिन् वाक्ये संपत्तौ इत्यस्य किम विलोम पदम। देखिए बच्चों, यहाँ पर विलोम पूछा है, आपसे विपर्यय भी पूछ सकते हैं, विपरीतार्थकम पदम भी पूछ सकते हैं। तीनों का एक ही अर्थ है, विलोम अर्थात उल्टे अर्थ वाला, इससे बिल्कुल अलग अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला। तो संपत्तौ का उल्टा क्या होगा? इसी में दिया हुआ है महताम, महान, ये तो नहीं होगा। संपत्तौ का उल्टा विपत्तौ, बिल्कुल सही उत्तर है विपत्तौ। एक रूपता भी इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है विपत्तौ। आगे देख लेते हैं। तस्मिन् गृहे चौरः प्रविष्टः। उस घर में चोर प्रवेश कर गया। इस वाक्य में विशेष्य, अब आपको बताना है विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए विशेषता किसकी बताई जा रही है? तस्मिन् गृहे यानी कि उस घर में, तो घर की विशेषता बताई जा रही है। चोरः प्रविष्टः, चोर प्रवेश कर गया। अब ना तो यहाँ चोर की विशेषता बताई जा रही है, इन दो शब्दों में से घर की विशेषता बताई जा रही है। तस्मिन् ये तो खुद विशेषण है, गृहे इसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रविष्टः ये तो क्रिया है। तो बचा हमारे पास गृहे यानी कि विशेष्य है यहाँ पर गृहे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम। अब इस वाक्य में आपको बताना है कर्ता यानी कि करने वाला कौन है। अब देखिए
कर्ता को जानने के लिए आप एक बार क्रिया के पास चलिए। यच्छति देता है, कौन देता है? पिता, पिता देता है। तो विद्याधन तो देता है, विद्याधन देने वाला थोड़ी है, क्रिया काम करने वाला थोड़ा ही है। पुत्र, पुत्र भी यहाँ कर्ता नहीं है क्योंकि वो करने वाला थोड़ी है। और बच्चों एक और बड़ी बात, कर्ता में आपको ज़्यादातर प्रथमा विभक्ति मिलेगी, अधिकाधिक तृतीया मिल सकती है, इसके अलावा अन्य विभक्ति नहीं होगी। तो ये होगा आपका उत्तर। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। सभी अपत्य में यानी कि संतानों में जननी जो है, माता जो है, वो समान स्नेह रखती है, बराबर प्यार रखती है ना। तो अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में माता इत्यस्य पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम, माता इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो माता के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तुल्यवत्सला, बराबर स्नेह करने वाली। जननी, यह जननी, ये तो हिंदी का भी शब्द है, बिल्कुल सही, जननी। और अपत्य तो बच्चों संतान होता है, तो इसका उत्तर है सही जननी। इस प्रकार आपको बच्चों तीन तीन विकल्प जो हैं, तीनों विकल्पों पर एक बार ध्यान ज़रूर देना है, उसके बाद ही उन्हें निरस्त करें, यानी कि उन्हें काटते जाएं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से भय से डर कर भागे, या पलायितः होता है भागना। अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम, इस वाक्य में अव्यय क्या है? बच्चों जब आपसे अव्यय पूछा जाए तो अव्यय यानी कि वो जिसमें कोई बदलाव नहीं लगता है, होता है, कोई विभक्ति नहीं लगती है। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भयात्, भयम, पलायितः, पलायितौ, इनमें तो सब में विभक्ति लग रही है। सिर्फ कुतः शब्द जो है एज इट इज आपको सब जगह नजर आएगा। तो भवान नहीं, भयात नहीं, कुतः, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार हम विकल्पों में से सही उत्तर को चुन सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा अ भाग का जो व्याख्या है वो समाप्त होती है। और आ भाग की व्याख्या लेकर जल्दी ही आपके सामने अगली वीडियो आएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अ भाग को अच्छे से समझ लेते हैं, आप आ भाग की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप ये जानें कि प्रश्नों को करना कैसे है, क्योंकि प्रश्न को करना आना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने पाठ को बहुत समझ के किया है, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो आपके अंक कम आते हैं, तो वो आपके अंक कम न आए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रश्नों को कैसे करना है यह समझें। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर फिर से विदा लेते हैं हम, और मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला।